नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रेप लिखने से जीतेंगे में। हम आप लोगों को संधियाँ पढ़ा रहे थे और संधियों की इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हमने वृद्धि संधि तक आप लोगों को बता दिया था। उसके बाद आगे बढ़ते हुए आज आयादी संधि की चर्चा करेंगे और इसके बाद स्वर संधियाँ सारी खत्म हो जाएंगी। उसके बाद हम जो है व्यंजन संधि की चर्चा करेंगे। व्यंजन संधि में 7-8 नियम हैं, ठीक है। व्यंजन संधि होती क्या है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करेंगे। यहीं से जो है संधियों का, विसर्ग के बाद संधियों का दी एंड हो जाएगा, यानी संधियों का समापन हो जाएगा। ये तीसरी हो जाएगी संधियाँ। और उसके बाद में हम जो है नया टॉपिक स्टार्ट करें। हाँ, उसके बाद एक छोटी सी चीज़ आपको और बताएंगे, संधियों से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन वर्तनी शुद्धि से रिलेटेड है आपकी, ठीक है। वर्तनी शुद्धि में वो चीज़ आपकी बहुत काम आने वाली है, ठीक। जैसे हमने एक दिन आपको शायद हो सकता है किसी क्लास में बताया भी हो कि मूल शब्द होता है समाज, तो सामाजिक कैसे हो जाता है, सामने आ की मात्रा क्यों लग गई। मूल शब्द होता है अध्यात्म, ठीक है, अध्यात्म होता है, तो आध्यात्मिक कैसे हो जाता है। विज्ञान है, ठीक है, ज्ञान से विज्ञान बना और विज्ञान से वैज्ञानिक क्यों हो, वैज्ञानिक क्यों नहीं हुआ, वैज्ञानिक क्यों हो गया। तो यही सब चीज़ें हैं, इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वो अगली क्लास में होगी, वो संधियों के सबसे बाद में होगी, है ना। तो अभी हम लोग संधि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी हमने आपसे जो है वृद्धि संधि के बारे में बताया था और कुछ एक उदाहरण छूट गए थे, ठीक है। जैसे कि हम बता रहे थे कि ऊ अगर जो आ जा रहा है, ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जा रहा है तो वो क्या वा में परिवर्तित हो जाता था। और यहाँ पे ए है तो ये स्वर नहीं परिवर्तित होगा, ठीक है, इस ऊ परिवर्तित होगा और इसकी मात्रा उस वा में लग जाएगी। वही चीज है, प्रबुधन ऐसा बराबर प्रभेषणा हो जाएगा, अनुधन ऐसा बराबर अन्वेषण हो जाएगा। अन्वेषण का मतलब खोज, ठीक है। ऊ धन ओ बराबर वो हो जाएगा, यानी ओ की मात्रा वा में आ गई और परिवर्तित किसका हुआ, ऊ का हुआ, ठीक है। गुरुधन ओधन बराबर गुरुओधन। ऐसे ही ऊधन आ बराबर वा, वधु धन आगमन बराबर वध्वागमन, ठीक है। ये देखो, हाँ, यहाँ पे आ की मात्रा वा में आ गई और परिवर्तन किसका हुआ, ऊ का। ऊ खत्म हो जाता है, वहां से ऊ का लोप हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से भूधन आदि बराबर भुआदि हो जाएगा, ठीक है। अब भू से ऊ की मात्रा खत्म हो जाएगी तो भू आधा हो जाएगा, यानी वो मूल उसमें व्यंजन में आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, हल के साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, भुआदि हो जाएगा। हल को हलंत भी कहते हैं, ठीक है, रेप भी कहते हैं कुछ लोग। और इसी तरह रीधन आ बराबर रा हो जाएगा। अब रा देखो यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा रा ले लिया गया है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां पर किसी भी तरह का रेफ नहीं लगा हुआ, किसी भी तरह का हलंत नहीं लगा हुआ है, ठीक। और हट कौन रहा है, ये हट रहा है, ये हट जाएगा आपका री और यहाँ पे आ इसमें आ जाएगा तो ये पूरा पूरा हो जाएगा। यानी पितृ धन अनुमति, पित्रानुमति हो जाएगा, पित्रानुमति नहीं होता है, ठीक है। ये आपका वर्तनी शुद्धि में पूछा जाता है, रेड से मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये वर्तनी शुद्धि में पूछा जाता है, ठीक। किसमें पूछा जाता है, वर्तनी शुद्धि में पूछा जाता है। ऐसे ही रीधन आ बराबर रा हो जाएगा, नहीं मातृधन आज्ञा तो मात्राज्ञा हो जाएगा। पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा हो जाएगा। रीधन ई बराबर री, ई है तो ई की मात्रा, मातृधन इच्छा बराबर मातृच्छा हो जाएगा। पितृधन इच्छा बराबर पितृच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वृद्धि संधि का हम समापन करते हैं। इसके बाद में हम अयादि संधि के बारे में बात करेंगे। अयादि संधि को मोटा मोटी यही समझ लो कि सेम जैसे गुण संधि वृद्धि संधि थी वैसे ही अयादि संधि है, बस अंतर इसमें है क्या है तो वो आप देख लेते हैं। देखो, ए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा हो, प्लस भिन्न स्वर लिखा हुआ है तो ए का आय हो जाता है, ठीक है। अब समझना हमारी बात को, ए का क्या हो रहा है, ए हो रहा है, ए का आय हो रहा है, ओ का औ हो रहा है, औ का आ हो रहा है। लेकिन अगर ए के बाद में ई आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। यानी इसकी मात्रा का लोप आप नहीं कर सकते हैं। भिन्न स्वर में अगर कोई भी आ जाए, यदि यहां पे आ जाता तो ये क्या हो जाता, आया हो जाता, ठीक है। लेकिन वो नहीं आएगा, आप समझिएगा हमारी बात। यहां पर अगर ऊ आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही परिवर्तन होते रहेंगे। उदाहरण के थ्रू हम समझते हैं, उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे और आसान रहेगा आपको समझना भी। जैसे हमने देखो यहाँ पे लिख रखा ए धन आ बराबर आय, यानी ने धन अन बराबर नयन और से धन अन बराबर शयन हो जाएगा आपका, ठीक है। नयन और शयन बहुत पूछा जाता है तो याद रखिएगा इस चीज को।
ऐ धन आ बराबर आय, नय धन अक बराबर नायक। संधियों का उपयोग जो है अगर आप यहाँ पे सीख ले जाएंगे संस्कृत में आपको सीखने में आसानी हो जाएगी और बहुत सरल हो जाएगा संस्कृत के लिए आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नय धन अक बराबर नायक। देखो अब यहाँ पे आय है तो आय हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, आ की मात्रा इसमें नायक लग जाएगी। गय धन अक बराबर गायक, गय धन अन बराबर गायन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो नहीं होगी दिक्कत, लेकिन आप लोगों को अगर दिक्कत लगती है तो आप हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को जो है थोड़ा सा स्नेह प्यार दुलार दिखाते रहिएगा बीच बीच में। इसीलिए हम आपसे बोलते हैं कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक भेजो इसको। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान हम दे रहे हैं आपको वो आपके अलावा और भी लोग पालें, ये हमारा उद्देश्य है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या, जो चीज़ पैसों से देकर मिलती है वो हम फ्री में बांट रहे हैं आप लोगों को। आप लोगों को जेब से 1 रुपया नहीं जाने वाला है, आप लोगों को सिर्फ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। और उम्मीद यही है कि आप लोग इसको करेंगे और मैं जानता हूं कि आप लोग इसको जरूर करेंगे, अवश्य करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने आपको बताया। अब जैसे यहाँ पे ऐ धन ई बराबर आई हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाए, नय धन इक बराबर नायिका हो गया, ठीक है। नायिका, ना से ऐ की मात्रा हट गई, ना हो गया, और आई आ हो गया, इसमें इका हो जाएगा, तो गय धन इका बराबर गायिका हो जाएगा। पो ओ धन आ बराबर आओ, पो धन अन बराबर पवन, भो धन अन बराबर भवन, श्रो धन अन बराबर श्रवण, ठीक है। श्रवण भी कर सकते हैं उसको, न का णा वो किस में होता है वो बात की बात करेंगे उसमें। ओ धन ई बराबर अवि, पो धन इत्र बराबर पवित्र, ठीक है। तो पवित्र, ई और ओ, तो क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। बात क्लियर हुई ना? समझ लो, फिर से इसको समझ लो। हमने क्या बताया यहाँ पे देखो ए है, ठीक है, और यहाँ पे आ है, ठीक, क्या हो रहा है, आय में हो रहा है। यहाँ पे ऐ है, यहाँ पे आ है, तो ये आय में हो रहा है। यहाँ पे ऐ है, यहाँ पे आ है, तो ये आय में हो रहा है। यहाँ पे ऐ है, यहाँ पे आ है, तो ये आय में हो रहा है, ठीक है। सेम यही चीज़ है। नय, यहाँ पे ऐ है, यहाँ पे ई है, तो आई में हो रहा है। यहाँ पे ऐ है, यहाँ पे ई है, तो आई में हो रहा है, ठीक है। सेम यही चीज़ है। पो है, ओ है, यहाँ पे आ है, तो औ में हो रहा है। ओ है, आ है, तो औ में हो रहा है। श्रो है, ये यहाँ पे कॉमा लगा लिया, ठीक है। ओ है, आ है, तो ये औ में हो रहा है। ओ है, ई है, यहाँ पे अभी में हो रहा है, देखो अभी में हो रहा है, ठीक है। हमने बताया ना संधियाँ, और संधियाँ की पूरी हिंदी बहुत ही सरल है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। वर्णमाला आप अच्छे से पढ़ लें, संधियाँ आपकी क्लियर हो जाएंगी। वर्णमाला आप अच्छे से पढ़ लें, वर्तनी शुद्धि आपकी क्लियर हो जाएगी। संधियाँ आप अच्छे से पढ़ लें, वर्तनी शुद्धि आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। समाज भी आपके क्लियर हो जाएंगे। आप मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं जो कठिन है, ठीक है। आप इतना परेशान मत होइए, हिंदी के लिए तो कतई परेशान मत होइए। आप मेरा चैनल देखते रहिए, आपको बहुत आसानी से जो है सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब देखो ओ और ई लिखा, बड़ी ई, तो अभी हो जाएगा यहाँ पे, यानी गो धन ईश बराबर गवीश हो जाएगा। औ धन अ बराबर आओ हो रहा है, यहाँ पे औ है, औ, ओ नहीं है। ओ होता तो ये आ नहीं होता, छोटा आ हो जाता है ना। पौधन अन बराबर पावन, पौधन अक बराबर पावक, भवधन अन बराबर भावन, अवधन ई बराबर आवी, नौधन इक बराबर नाविक, अवधन उ बराबर आऊ, भवधन उक बराबर भावुक। यहाँ तक बातें क्लियर हैं? सब कुछ हो गया होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई। देख लो, फिर से देख लो इस चीज को, समझ लो इस चीज को, ठीक है। यहाँ पे देखो ओ है, यहाँ पे बड़ी ई है, और यहाँ पे अभी हो गया। यहाँ पे औ है, यहाँ पे आ है, तो क्या हो गया, आओ हो गया। यहाँ पे औ है, यहाँ पे आ है, तो ये आओ हो गया। औ है, आ है, आओ हो जाएगा। नौ है, ई है, आवी हो जाएगा। भव है, ऊ है, भाव आऊ हो जाएगा, ठीक है। यही चीजें हैं और कुछ है ही नहीं संधियों के अंदर, है। आपको मतलब इतना आसान तो कुछ हो भी नहीं सकता, मेरी नज़र में तो कुछ भी नहीं हो सकता इतना आसान, जितना आसान संधियां हैं आपके लिए। लेकिन उसके पहले वर्णमाला आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक है। और स्वर में आपके दीर्घ कौन होते हैं, प्लुत कौन होते हैं, व्यंजन कैसे लिखे जाते हैं, व्यंजन का मूल रूप क्या होता है, शुद्ध व्यंजन क्या होते हैं आपके। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, है भाई। तो संधियों में आज जो है हम स्वर संधि का समापन किए दे रहे हैं यहाँ से। इसके बाद हम व्यंजन संधि की चर्चा करेंगे। व्यंजन संधि के 5-7 नियम हैं, वो हम पढ़ लेंगे। उसके बाद में विसर्ग संधि की बात करेंगे। व्यंजन संधि थोड़ा सा गौर से पढ़नी होगी, थोड़ा सा ध्यान से पढ़नी होगी। कठिन बिल्कुल नहीं है, वो सरल बहुत ज़्यादा है। हम आपको बता देंगे कि कहाँ पे कौन सा विकार यानी परिवर्तन हो रहा है, उसी परिवर्तन के हिसाब से चलिएगा। अब आप समझ लीजिए कि व्यंजन संधि होती क्या है। जैसे स्वर संधि, स्वर के बाद स्वर आ रहा है तो क्या स्वर संधि हो गई,
ठीक है। अब व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन कोई आए, लेकिन व्यंजन के बाद आए, वहां पे स्वर के बाद सब कुछ हो रहा था, लेकिन स्वर के बाद स्वर ही आ रहा था। यहाँ पे व्यंजन के बाद स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। जैसे हमने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, वाक धन ईश बराबर वागीश हो जाएगा, ठीक है। किसका किसका परिवर्तन हुआ, का ई का, ई की मात्रा यानी का परिवर्तन किसमें हो रहा है, गा में हो रहा है, और ई की मात्रा यहाँ पे चढ़ी हुई है। ता का परिवर्तन किसमें हो रहा है, जा में हो रहा है, और ये वाला जा आपका पूरा लिखा हुआ है। इस ता का परिवर्तन किसमें हो रहा है, धा में हो रहा है, और ये आपका दा जो है हा में परिवर्तित हो जाएगा। उत धन हार, तो बस यही चीजें हैं। देखो, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब ये सब हो क्यों रहे हैं, इनकी चर्चा करेंगे। और दूसरी चीज, ये बात और ध्यान दे लीजिए, व्यंजन में यदि आपको वर्ग नहीं याद है कि का वर्ग, का चा टा पा वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। ये 5 वर्गों में पहला दूसरा तीसरा वर्ण कौन सा है, उस व्यंजन कौन से हैं, ठीक है। और आपके जो है क्या कहेंगे उनको, अरे चलो ठीक है, जो भी है, याद नहीं आ रहा है हमको इस समय, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन, सॉरी, हाँ, अंतस्थ व्यंजन कौन होंगे, उस व्यंजन कौन से होंगे, ठीक है। और शाखा शाखा जो होते हैं आपके, वो कहाँ पे परिवर्तित होंगे। इन्हीं सब चीज़ों को याद रखना है आपको कि का चटा तपा का वर्ग में आपका तीसरा वर्ण कौन सा होगा, चौथा कौन सा होगा, पांचवा कौन सा होगा, छठा तो होता ही नहीं है कोई, है। तो वही चीजें हैं, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये सारे वर्ण आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए कि कौन सा वर्ण होगा। जैसे हमने कह दिया का वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तो आपको का खा ग, का खा ग, यानी तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि चा वर्ग के चौथे वर्ण में परिवर्तित हो रहा है, तो आपको याद होना चाहिए चा छा जा झा होना, है ना। तो ये सारी चीजें अगर जो आपको याद रहेंगी, पता रहेंगी, तो व्यंजन संधि पढ़ने में बहुत मजा आएगा। बहुत आसान है व्यंजन संधि, इतना कठिन बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ तक जो हमने आपको स्वर संधि पढ़ाई है, 5 भाग जो स्वर संधि के यानी 5 प्रकार जो पढ़ाए हैं, उनके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स करके कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमारे और आपका जो अपना चैनल है, इसको स्नेह प्यार दुलार दिखाते रहिएगा। हमने आपको बताया कि 1 रुपया किसी की जेब से कुछ नहीं जाने वाला है। आप जो डाटा इधर उधर देखने में खर्च करते हैं, जो भी डाटा खर्च करते हैं, वो उस डाटे का एक थोड़ा सा मात्र 1-2 MB 3 MB खर्च करना है आपको। वो तो बहुत ज्यादा बता दिया, तो वीडियो देखेंगे तो इतना खर्च हो जाएगा। बस सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने में कुछ भी खर्चा नहीं होने वाला है आपको। जितना आप दूसरों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग या दूसरे मैसेजेस भेजते हैं, उससे भी कम खर्च होने वाला। 1-2 MB तो बहुत ज्यादा हमने बता दिया है आपको। मतलब मान के चलो कि 100-150 KB खर्च होगा, ठीक है, किलोबाइट खर्च होगा। MB की तो बात ही छोड़ दो, मेगाबाइट तो होगा ही नहीं है, ठीक है। तो इतना डाटा आपका खर्च होगा। और आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को प्रचारित करते रहिएगा। और अगली कक्षा में हम आपको व्यंजन संधि के साथ मिलेंगे, और संभवतः हम आपको संस्कृत की कुछ कक्षाएं देना प्रारंभ कर देंगे। और क्योंकि संस्कृत में बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है आपका, कुछ चीज़ें होंगी जो आपकी यहाँ से हिंदी से मैच करा देंगे हम, और आपको आसानी से याद हो जाएंगी। और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नहीं होंगी, जैसे आपको जो है शब्द हम बताएंगे कि किसको क्या कहते हैं, आलू को क्या कहते हैं, प्याज को क्या कहते हैं, घरेलू यूज वाली जो चीज़ें होंगी, मेज को क्या कहेंगे संस्कृत के अंदर, ठीक है। और कुछ पक्षियों के नाम होंगे, उनको संस्कृत में क्या कहा जाएगा, गिनतियों की जो संस्कृत की गिनतियाँ होंगी, उनको क्या कहा जाएगा। तो बस इन्हीं सब चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको रूप कैसे याद रखने हैं, ठीक है, उन रूपों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। जितने भी आपके धातु रूप होते हैं, जितने भी आपके शब्द रूप होते हैं, ठीक है। धातु रूप याद करना वो भी आसान है, शब्द रूप तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक। तो अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। आप अपने चैनल को, हमारे चैनल को प्यार दुलार स्नेह दिखाते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। अगली कक्षा तक के लिए धन्यवाद।